हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं हम आज अपना जो हमने बुद्धि का पार्ट 1 कर लिया था। देखिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इसको पढ़ने के बाद आप चाहे यूपी टेट दो, चाहे सी टेट दो, चाहे टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दो, अगर इस टॉपिक से आपका सिलेबस में दे रखा है ये टॉपिक, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब यहीं से आने हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी नोट्स एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस इसको करने के बाद ये करना है आपको कि ये अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका जो मैंने PDF शेयर किया है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, इसी में हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाइए और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग सॉल्व पेपर मत लिया करिए, आप लोग अनसॉल्व लिया करें। इससे ये होगा ना, पढ़ने के बाद आप देखोगे कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। वैसे तो मैं भी क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। हाँ, इसको पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी आगे आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस, इस बुद्धि की विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा ख़त्म हुआ था पार्ट 1 में, वहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना बुद्धि की विशेषताओं की, तो बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है एवं प्राकृतिक होती है। यार, बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, और प्राकृतिक भी होती है। जन्मजात क्यों होती है भैया? कौन कितना मतलब इंटेलिजेंट पैदा हो रहा है। हालांकि हर चीज़ में वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुद्धि थोड़ा जन्मजात भी होती है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे इंटेलिजेंस है आपका, कितना IQ है ना, वो थोड़ा सा प्री डिफाइंड हो जाता है, पहले से डिसाइडेड हो जाता है। जैसे आपको मान लो आपका जब बर्थ हुआ है, जैसा आपको उस टाइम पे वातावरण मिला, जैसा आपको खान पान मिला, ठीक है, जैसा आपको न्यूट्रिशन मिला। मान लो कोई औरत उस टाइम पे प्रेग्नेंट है, ठीक है, अब उसको सही न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, सही डाइट ही नहीं मिल रहा, तो उसका बच्चा क्या होगा, कुपोषित पैदा होगा ना। तो कुपोषित बच्चा पैदा होगा तो क्या उसका मानसिक और शारीरिक विकास उस बच्चे का उतना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप बताइए, नहीं हो पाएगा ना, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं, हमारे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही, ताकि हम जो भी बच्चे बर्थ हो रहे हैं इंडिया में, उनका जो मतलब बाई बर्थ वो क्या हो, स्वस्थ बच्चे पैदा हों। भाई, जब स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे तभी तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा ना, है ना। ये सारी चीज़ें। तो बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील होती है। अगर कहीं आपसे ये वाला प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, 3 ऑप्शन दिए होते हैं, चौथा दिया होता है बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है। भैया, बुद्धि परिवर्तित होती है। ठीक है, कोई भी इंसान जो है किशोरावस्था तक या उसके बाद कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी स्मार्ट हो, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती जाती है ना, बाद में क्या हो जाता है, बुद्धि परिवर्तित होने लगती है। आपने देखा होगा जो अपनी टाइम पे बहुत ही स्मार्ट लोग होंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है कि उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है, वो चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ऐसा नहीं है, उनके पास बुद्धि तो थी ही, लेकिन क्या हो, बुद्धि परिवर्तित हो रही है, धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। ठीक है, बुद्धि पर वंशानुक्रम, वातावरण एवं प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। भाई, बिल्कुल पड़ता है, वातावरण, वंशानुक्रम और प्रशिक्षण। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ये भी बात सही है। बुद्धि तर्क वितर्क, ठीक है, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य आदि में अंतर करने की योग्यता है। भाई, हम किसी चीज़ में अंतर कैसे लगा पाते हैं, अंतर कैसे कर पाते हैं? बुद्धि के द्वारा ना। कोई हमारे साथ होशियारी चालाकी कर रहा है, वो किसी ने हमसे क्या किया, चालाकी करके हमारे पैसे मार दिए। अब हम कैसे पता लगा रहे हैं, हमारे पास बुद्धि ना, हम पता लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ना। मान लो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारे साथ बार बार कोई हमारा लॉस कर रहा है, ठीक है, जानबूझ के हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, तो हम कैसे इसका पता लगा पाते हैं? बुद्धि के द्वारा ना। बुद्धि के द्वारा ही तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ हानि हो रही है, कहाँ लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है ना। तो इस किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं? बुद्धि क्या होती है, क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप में होती है। कैसी होती है बुद्धि? क्षैतिज और लंबवत दोनों होती है। बुद्धि पर जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है यार कि वो लड़की है तो उसके पास ज़्यादा बुद्धि हो जाएगी, या फिर वो लड़का है तो उसके पास
बहुत ज़्यादा बुद्धि हो जाएगी, लड़कियों को बुद्धि ही नहीं देते भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्धि का किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी समुदाय हो। अभी बताइए, अभी हाल ही में हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर को एक्सेप्टेंस दिया गया है, क्या उनके पास बुद्धि नहीं होती है? बिल्कुल होती है भाई। बुद्धि ये सब नहीं देखती है कि वो फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या फिर कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का। बुद्धि सब पे बराबर, मतलब बराबर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये देख के नहीं डिसाइड करता है कि मतलब इसकी ये जाति है या फिर इसका ये जेंडर है तो इसको ज़्यादा दे दिया जाए, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। वंशानुक्रम का यार किसी चीज़ पे नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है, गौड़ प्रभाव पड़ता है, और वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये बात तो हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। उसके बाद देखते हैं 1911 में मैंने आपको क्या बताया था कि बुद्धि का पहला परीक्षण किसने किया था? बिने साइमन ने किया था, ठीक है। और ये बिने साइमन कहाँ से थे? फ्रांस से थे ना। और इन्होंने फ्रांस के बच्चों पर क्या किया था? टेस्ट किया था, ठीक है। क्या किया था? टेस्ट किया था ना। और काहे उनका आधार क्या था? मानसिक आयु के आधार पे था, ठीक है। काहे के आधार पे टेस्ट किया था? मानसिक आयु के आधार पे टेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, उनका टेस्ट को क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। सबसे पहले लोगों की ऐसी अवधारणा थी ना, जो बुद्धि होती है ना, मतलब स्टार्टिंग में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए ना, तो लोग ऐसा सोचते थे ना कि जो बंदा भाई जितना मोटा ताजा, जितना हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है, उसी के पास बुद्धि होती है सबसे ज़्यादा। लेकिन उस कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इस बात को खंडित कर दिया बिने साइमन के परीक्षण से। क्या हुआ था? बिने साइमन थे फ्रांस के, ठीक है। एक टीचर थे फ्रांस में, नगर पालिका के स्कूल में, ठीक है। तो उनके उस स्कूल का रिजल्ट बार बार क्या हो रहा था? कम हो रहा था, गिरता जा रहा था रिजल्ट, ठीक है। तो उस स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत चिंतित हो रहे थे कि हम इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे स्कूल का तो रिजल्ट ही गिरता जा रहा है। फिर उन्होंने बिने साइमन से बोला, भाई आप ही बताइए सर, क्या किया जाए, हमारा रिजल्ट तो दिन का दिन ख़राब ही होता जा रहा है। तो बिने साइमन ने बोला, मतलब सोचा विचारा, फिर बोला हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट करते हैं, काहे का टेस्ट करते हैं? इन बच्चों की मानसिक आयु का टेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इन बच्चों की बुद्धि का टेस्ट करते हैं। और उस टाइम पे बुद्धि का आधार क्या था? मानसिक आयु को माना था, ठीक है। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया? टेस्ट किया और उनका टेस्ट हो गया सफल। इसीलिए क्या कहते हैं? बिने साइमन का। हाँ, और साइमन कौन थे भाई? साइमन बिने के दोस्त थे, वो भी एक टीचर थे। दोनों ने मिलकर परीक्षण किया था और वो परीक्षण हो जाता है सफल बिने का, ठीक है। इसीलिए बुद्धि का पहला परीक्षण क्या कहा जाता है? बिने साइमन परीक्षण, क्योंकि दोनों लोगों ने साथ में किया था। और भाई कब किया था? 1905 में किया था ना, है ना। और क्या था? वो बुद्धि का पहला सफल परीक्षण था, ठीक है। क्योंकि उसके पहले तो लोग ऐसा सोचते थे ना, जो पतला उसके पास बुद्धि नहीं हो, जो मोटा बुद्धि हो उसी के पास होती है। ये गलत धारणा लोगों ने बना रखी थी, है ना। ऐसा कहीं होता ना तो फिर अब क्या ही बताऊँ, है ना, क्या ही मतलब। तो बिने साइमन का जो परीक्षण था वो बुद्धि का पहला परीक्षण था। और उसमें क्या बोला था, मतलब उसके बाद क्या हुआ? 1908 में बिने साइमन ने अपने मतलब जो उनका वो था, अरे परीक्षण, उसमें संशोधन किया 1908-1911 में, ठीक है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बनता है यूपी टेट सीटेट में कि बिने साइमन के परीक्षण का पहला जो है संशोधन कब हुआ? ठीक है, तो 1908 में हुआ, ठीक है। भाई 1905 में तो उन्होंने परीक्षण ही तैयार किया था, सफल हो गया था। लेकिन 1908 में क्या किया? संशोधन किया। फिर 1911 में संशोधन किया, ठीक है। लेकिन ये संशोधन सफल नहीं हुए, मतलब जो संशोधन हुए वो सफल नहीं हुए, परीक्षण तो सफल हो ही चुका था, ठीक है। उसके बाद 1911 में क्या हुआ? जर्मनी के थे स्टर्न और कुहलमैन, है ना। इन्होंने क्या किया? बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया। लेकिन बच्चे याद रखना, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र इन्होंने आधा अधूरा दिया था। बाद में इसी सूत्र को पूरा किया था किसने? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक
टर्मन ने किया था, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। ठीक है, तो 1911 में क्या हुआ था, स्टर्न और कुहलमैन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था और इसका आधार क्या था, बुद्धि लब्धि था। इन्होंने बताया बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन ये सूत्र तो आधा है ना। क्यों आधा है? क्योंकि इसमें इंटू 100 लगाना था और इन्होंने इंटू 100 नहीं लगाया। बस इन्होंने इतना सूत्र दे दिया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, जो हमारी मेंटल एज होती है, बटे क्रॉनिकल एज। ठीक है, इन्होंने बोला इंटेलिजेंस बराबर IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। इतना बता के क्या किसने छोड़ दिया, स्टर्न और कुहलमैन ने इतना बता के 1911 में छोड़ दिया। फिर 1911 के बाद क्या हुआ, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे, टर्मन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है टर्मन कहाँ के थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक टीचर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्धि का एक सूत्र दिया, मतलब ये जो स्टर्न और कुहलमैन का सूत्र था उसी सूत्र को पूरा किया। ठीक है, और उसका आधार क्या बताया, बुद्धि लब्धि। इस सूत्र का आधार क्या बताया, बुद्धि लब्धि। उसके पहले बिने साइमन परीक्षण में आधार क्या था, मानसिक आयु, है ना। तो इनका आधार क्या था, बुद्धि लब्धि। इन्होंने बताया बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, IQ बराबर मेंटल एज, MA बराबर क्रॉनिकल एज या फिर CA इंटू 100। ठीक है, यह बिने साइमन परीक्षण का, बुद्धि परीक्षण का पहला सफल संशोधन था, है ना। बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिने साइमन परीक्षण का पहला सफल संशोधन कौन सा था, तो ये वाला था। किसका था, ये किसका है भाई, देख लो, हम तो भूल ही जाते हैं। अरे ये टर्मन का है ना, टर्मन का पहला संशोधन सफल हो गया था, है ना। तो पहला सफल संशोधन की बात करेंगे तो ये टर्मन वाला है। ठीक है, और पहला सफल परीक्षण बुद्धि के आधार पर करेंगे, जिसका आधार क्या था, मानसिक आयु, तो वो बिने साइमन का था। ये क्वेश्चन भी बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अंदर जाके पूछना ना, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, और ये जो टर्मन थे ना, ये अमेरिका के थे यार। जब अमेरिका के हैं तो अमेरिका के बच्चों पर टेस्ट करेंगे ना। और ये क्या, अच्छा एक बात बताओ, जब पढ़े लिखे पे बच्चों पर टेस्ट हो रहा है ना, उसे शाब्दिक परीक्षण कहेंगे। ठीक है, और जो पढ़े लिखे बच्चों पे नहीं होता है, मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके ऊपर किया जाए अगर टेस्ट कोई, तो उसे अशाब्दिक बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानसिक आयु किसी की 4 है, ठीक है, वास्तविक आयु 10 है, तो निकालो बुद्धि लब्धि क्या होगी। आप फॉर्मूला लगा के निकाल लो, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, है ना। तो ये मैथमेटिकल काम आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या किया, टर्मन ने जो है, टर्मन ने 1916 में एक टेबल प्रस्तुत की। ठीक है, काहे की टेबल प्रस्तुत की, बुद्धि लब्धि की। और उन्होंने बताया कि अगर आप इस बुद्धि की लब्धि के अंतर्गत आते हैं, आप मान लो आपकी बुद्धि 90 से 100 के बीच है, तो आप सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 110 से लेके 120 के बीच है तो आप तीव्र बुद्धि में आते हैं। ठीक है, 121 से 130 में आते हैं तो प्रखर बुद्धि में आते हैं। तो इसी आधार पे टर्मन ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया बुद्धि का, और एक टेबल ला कर दे दी। अच्छा, इस टेबल को ये इन्होंने बोला 71 से कम है आपके पास तो जड़ बुद्धि होगी, 71 से 80 है आपके पास तो अल्प बुद्धि होगी, है ना। 81 से 90 आपके पास है तो मंद बुद्धि हो जाएगा। 91 से 110 के बीच आते हो तो आप सामान्य बुद्धि के हो जाओगे। 111 से 120 के बीच हो आप तो तीव्र बुद्धि हो जाओगे। 121 से 130 के आसपास हो तो आप क्या हो जाओगे, प्रखर बुद्धि। और 130 से ज़्यादा है आपके पास बुद्धि तो भाई आप तो प्रतिभाशाली हो गए ना। तो ऐसा करके बहुत रटना पड़ता था ये। ठीक है, 71 से कम जड़ बुद्धि, 71 से 80 मंद बुद्धि, है ना। रटते रहो भाई, बड़ी बड़ी टेंशन हो गई बच्चों को। तो मैंने क्या किया भाई, इसका एक फॉर्मूला निकाल दिया मैंने। ये देखो, ये टेबल टर्मन ने दी है। ठीक है, ये पूरी टेबल टर्मन की दी हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो छोटी सी ट्रिक है ना, जेम्स TPP, इसे मैंने नाम दिया है जेम्स TPP, JAMS, जेम्स TPP। जे का मतलब जड़ बुद्धि। ठीक है, 71 से कम है तो आपके पास जड़ बुद्धि होगी। फिर 71 में 10 ऐड किया, ठीक है, कितना हुआ, अल्प बुद्धि। ए का मतलब अल्प बुद्धि। ठीक है, और उधर 10 ऐड करते जाओ तो अल्प बुद्धि। ए का मतलब अल्प बुद्धि, है ना। 71 से 80 के बीच आप आते हो
तो आप अल्प बुद्धि में हैं। एम का मतलब मंद बुद्धि, ठीक है। और इधर 80 में क्या करें, मतलब 71 में 10 ऐड कर देंगे, 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 से 90 के बीच में हो आप तो मंद बुद्धि के हो जाओगे। ऐसे एस का मतलब सामान्य बुद्धि, और उधर 81 में 10 ऐड किया 91 हो गया, है ना। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो टेबल है ना, ये टेबल तो टर्मन ने दी, लेकिन ये जेम्स टीपीपी वाली ट्रिक मैंने दे दी, ठीक है। और मैंने बता दिया क्या, मैंने आपको जो तकलीफ़ हो रही थी ना बुद्धि लब्धि की टेबल याद करने में, हो गई याद टेबल। जेम्स टीपीपी याद रखो और जड़ बुद्धि में 10 ऐड करते जाओ, आपको पता लग जाएगा कौन सी किसकी बुद्धि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ज़रा, अब तो आप कर ही ले जाओगे ना। उसके बाद क्या हुआ, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि का मतलब ये होता है कि जब हम बुद्धि के द्वारा अपने संवेगों पे क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। और ये संवेगात्मक बुद्धि किसके द्वारा दी गई थी, अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक थे डेनियल गोलमैन, ठीक है। इन्होंने बोला था आप ज़िंदगी में दुनिया कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है, अगर आपके पास संवेगात्मक बुद्धि ही नहीं है। आप अपने संवेगों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो तो खा का आपके पास बुद्धि है। अरे आपके चाहे जितने बुद्धिमान हो, लेकिन आप जब अपने गुस्से को, अपनी बातों को, ठीक है, अपने विचारों को, या फिर जो भी कहें जितने भी हमारे संवेग होते हैं, आप अपनी भूख को, प्यास को, इन हर चीज़ को, जितने भी संवेग हैं यार, अगर उनको आप अपना कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, मान लो आपको भूख लगी है, ठीक है भाई, परिस्थितियाँ आपको ख़त्म, मान लो किसी की डेथ हो गई है, आपको भूख लगी है, आप क्या चिल्लाने लगो, मुझे भूख लगी है खाना दो, पागलों की तरह। ये क्या हुआ, मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने संवेगों को नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हो। भाई वहाँ पे कोई रो रहा है, किसी की डेथ हुई है, ठीक है, वहाँ पे आप अगर ऐसा बिहेवियर कर रहे हो तो आपके संवेगों पर नियंत्रण ही नहीं है। मान लीजिए किसी की डेथ हुई है, ठीक है, अब आप वहाँ पे हंस दो, या फिर कोई वहाँ पे हंस दे, तो ये क्या है, ये आप फिर संवेग का नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता अगर उसके पास क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास बुद्धि तो बहुत है, ठीक है, लेकिन आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब आपके अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, आपने पढ़ाई करी, आप बन गए डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या किया, लोगों की किडनी बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। ये क्या है, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस तो है ही नहीं ना, संवेगात्मक बुद्धि है ही नहीं, आपको नैतिक अनैतिक का पता ही नहीं है कि भाई हम गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने पैसे का गलत यूज कर रहे हैं। डॉक्टर बनने का मतलब है लोग आपको भगवान का दर्जा दे रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए, और ये कितना बड़ा अपराध है जो हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये संवेग ही तो है, मतलब पैसों के लालच की वजह से क्या कर रहे हैं, किडनी बेच रहे हैं, है ना। तो ये कितना गलत होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि भले ही आपके पास कितनी भी बुद्धि हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने संवेगों पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या है, आप अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं होगे। सपोज आपके पास बुद्धि है, ठीक है, आप बन गए इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर बनने के बाद क्या करा आपने, हैकिंग शुरू कर दी, बैंक करप्सी शुरू कर दी, बैंक लूटना शुरू कर दिया, ठीक है, लोगों को ऐसा ऐप बनाना शुरू कर दिया कि लोगों के पैसे ही अकाउंट से गायब हो जाए। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो पब्लिक है उसको खतरा ही तो हो रहा है। ये क्या है, आपको संवेगात्मक बुद्धि ही नहीं है, ठीक है, आप नैतिक और अनैतिक का फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो बुद्धि तो है आपके पास, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि ही नहीं है आपके पास। इससे क्या है, आप कभी ऐसे, मतलब अगर आपके पास संवेगात्मक बुद्धि नहीं है तो आप कभी भी लाइफ में सफल हो ही नहीं सकते। ऐसा डेनियल गोलमैन का कहना था और ऐसा मेरा भी मानना है। इन्होंने बोला था कि मनुष्य की सफलता का 80% क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की जो सफलता होती है, सक्सेस होती है ना, उसका 80% काय पे निर्भर करता है, संवेगात्मक बुद्धि पे, ठीक है। अगर आपके संवेगों पर ही नियंत्रण नहीं है, मान लो आप
ठीक है, कितना भी इंसान बड़ी पोस्ट पे आ जाए ना, उसको पैसे तो चाहिए ही होते हैं, ठीक है। मान लो आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, ठीक है, लेकिन आप किसी लाचार पे, किसी गरीब पे क्या कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, उनसे धन की उगाही कर रहे हो, पैसे लूट रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो हुआ कि आपका अपने संवेगों पर नियंत्रण ही नहीं है, ठीक है। संवेगों पर नियंत्रण नहीं किया, थोड़ी देर के लिए आपको लालच आ गया, आपने धन इकट्ठा करने के चक्कर में क्या कर रहे हो, भ्रष्टाचार फैला रहे हो, लोगों से रिश्वत ले रहे हो। इसका मतलब क्या है? आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो यही बोला था इन्होंने, और इन्होंने बोला था डेनियल गोलमैन ने, किसी भी मनुष्य की सफलता का 80% संवेगात्मक बुद्धि पर ही निर्भर करता है, ठीक है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर्स मोर देन IQ। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट इज़ मैटर मोर देन IQ। इन्होंने ऐसा बोला था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बुद्धि लब्धि से भी ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। ऐसी इन्होंने बुक लिखी थी, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डीप में, बस इतना जान जाइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस नामक जो है बुक लिखी थी डेनियल गोलमैन ने। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो संवेगात्मक बुद्धि है, इसके बारे में किसने डिफ़ाइन किया था? डेनियल गोलमैन ने, ठीक है। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। EQ बराबर इमोशनल इंटेलिजेंस बराबर EI/CA इसका फॉर्मूला होता है। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि नहीं पूछा जाना है आपको, इतना डीप में नहीं पूछेगा, ठीक है, तो इसको लेफ्ट कर देते हैं। हाँ, भाटिया बुद्धि परीक्षण, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। भाटिया बुद्धि परीक्षण क्या है? भाटिया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। और ध्यान रखिए, इस परीक्षण को किसके द्वारा लाया गया था? पहली बात तो ये भारत का परीक्षण है, ठीक है। और इसको किसके द्वारा किया गया था? भाटिया बुद्धि परीक्षण को चंद्रमोहन भाटिया, CM भाटिया द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। और इसको भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस परीक्षण में बैटरी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और ये परीक्षण जो है, भाटिया बुद्धि परीक्षण, अनपढ़ लोगों पे किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो ये भारत का प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। भाटिया बुद्धि परीक्षण क्या था? भारत का पहला अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इसमें भाटिया का इसमें बैटरी का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसको भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। ये अनपढ़ों पे हुआ था, इसलिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। किसने किया था? प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया, CM भाटिया द्वारा। ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। इसको ऐसे याद रख लीजिए, ये एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे, ठीक है। और इन्होंने वेस्लर वैल्यू मापनी बुद्धि परीक्षण किया था। इसको WAIS कहते हैं। वेस्लर, ए का मतलब एडल्ट हुआ, ठीक है। तो इन्होंने पहले तो एडल्ट पे बुद्धि परीक्षण किया, वेस्लर वयस्क बुद्धि परीक्षण WAIS कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 1949 में थोड़ा संशोधन किया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बच्चों पर बुद्धि परीक्षण किया जिसे WCIS बोलते हैं, वेस्लर चाइल्ड बुद्धि परीक्षण, ठीक है। C का मतलब बच्चे है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इन्होंने वयस्कों पर किया था बुद्धि परीक्षण, ठीक है। उसके बाद किस पे किया था? बच्चों पे किया था। और ये कहाँ के थे? अमेरिका में के थे, ये याद रखना है, ठीक है। तो बस इनके बारे में इतना ही पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा परीक्षण पूछा जाता है। ये दो इम्पॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है। आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा परीक्षण। देखो बच्चे, क्या हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो अमेरिका को सैनिकों की बहुत ज़्यादा अमेरिका को सैनिकों की ज़रूरत थी। भाई, वर्ल्ड वार में क्या होता है? सैनिक ही भेजे जाते हैं, है ना। तो और आपको पता है कि जब वर्ल्ड वार चल रहा होता है तो कितनी जान और मान की नुकसानी होती है, जन धन हर चीज़ की नुकसान होता है किसी भी वॉर में, है ना। फिर वो तो वर्ल्ड वार था। तो आर्मी अल्फ़ा परीक्षण क्या था? अमेरिकी सैनिकों पर किया गया था,
ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, जो सैनिक युद्ध में भेजे जा रहे थे, अमेरिका जिन सैनिकों को युद्ध में भेज रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, उसने बोला था हम अच्छे अच्छे सैनिकों को भेजेंगे, पढ़े लिखे सैनिकों को भेजेंगे, ताकि हम क्या करें, हम ही युद्ध को जीते। भाई हर कोई जीतना चाहता है ना, फिर कहाँ अमेरिका, ठीक है। वो बोल रहा था हम ही जीतेंगे युद्ध में, और हम अपने सिर्फ उन्हीं सैनिकों को भेजेंगे जिनका बुद्धि इतना बहुत ज़्यादा हो, वो पढ़े लिखे हों, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम अपने सैनिकों में पहले बुद्धि का परीक्षण करेंगे और बाद में उनको युद्ध में भेजेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अपने सैनिकों पे बुद्धि परीक्षण किया था, इसीलिए आर्मी के सैनिक थे ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, इसको नाम दिया था अल्फा बुद्धि परीक्षण। और कहाँ काहे पे किया था, आर्मी के सैनिकों पे, इसीलिए इनको आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण बोल दिया, ठीक है। और कहाँ के सैनिक थे भैया, अमेरिकी सैनिक थे। और सैनिक क्या थे भाई, पढ़े लिखे सैनिक थे, पढ़े लिखे सैनिक थे ना, इसीलिए जब पढ़ो लिखों पे किया जाता है जो परीक्षण, उसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, ठीक है। तो आर्मी अल्फा परीक्षण क्या हुआ, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, अमेरिकी सैनिकों पे किया गया था, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड वार तो चल ही रहा था। अब भैया जो सैनिक जा रहे थे बेचारे, मतलब सैनिकों की कमी आने लगी, धीरे धीरे अमेरिका को और सैनिकों की ज़रूरत हुई। क्यों भाई, जितने भी सैनिक भेजे जाते थे भाई, जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो सैनिक कितने भी सैनिक भेज दो, कमी तो रहती है ना। धीरे धीरे सैनिक मारे जाने लगे, तो क्या हुआ कि और ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ गई। जब और ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ गई तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब हम युद्ध में पढ़े लिखों को भेजेंगे, अनपढ़ों को भी भेजेंगे, ठीक है भाई। जब पहले तो उन्होंने पढ़े लिखे सैनिकों को ही भेजा, लेकिन जब सैनिकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने अनपढ़ों को भेजना भी शुरू कर दिया, ठीक है। और बाद में इन्होंने क्या किया, आर्मी बीटा परीक्षण किया। और आर्मी बीटा परीक्षण क्या था, ये भी सैनिकों का ही परीक्षण था, अमेरिका में ही किया गया था आर्मी बीटा परीक्षण, लेकिन ये मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ों दोनों पर था, ठीक है। तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या कहते हैं भाई, इसमें ज़्यादातर लोग अनपढ़ शामिल होते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर अनपढ़ शामिल होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अनपढ़ों का भी परीक्षण करना शुरू कर दिया, ठीक है, और युद्ध में भेजना शुरू कर दिया। तो आप याद रखना, जो आर्मी अल्फा परीक्षण था वो सिर्फ शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। क्यों, क्योंकि वो पढ़े लिखों पे किया गया था। और आर्मी बीटा परीक्षण था अशाब्दिक, जब अमेरिका को ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सब पे टेस्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए क्या बोलते हैं, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण। समझ में आया, आर्मी अल्फा शाब्दिक था, केवल पढ़े लिखों पे था, और आर्मी बीटा अशाब्दिक था, ठीक है, क्योंकि ये पढ़े लिखे अनपढ़ों दोनों पे था। बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है, ये देखो ये भारतीय हिंदुस्तानी परीक्षण था और लाहौर विश्वविद्यालय में 1912 में किया गया था। देखो भाई, उस समय हिंदुस्तान 1912 में हिंदुस्तान था, कोई पार्टीशन वगैरह तो हुआ नहीं था, बंटवारा तो हुआ नहीं था, है ना। तो ये भारत का ही हिंदुस्तान का ही परीक्षण कहा जाएगा, ठीक है। तो बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, इसमें स्केल का यूज किया गया था, पटरी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और स्केल में पॉइंट के माध्यम से बताया जाता था कि इसके पास इतनी बुद्धि है, ठीक है। तो ये परीक्षण 1912 में लाहौर विश्वविद्यालय में किसके द्वारा, C.H. राइस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, C.H. राइस द्वारा किया गया था। 15 से 16 वर्ष के बच्चों पे किया गया था, है ना। और ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, समझ जाओ, शाब्दिक है तो ये पढ़े लिखों पे था। और इसमें क्या है, स्केल पर पॉइंट पर आधारित था ये परीक्षण। समझ में आई बात। नेक्स्ट है हमारा, है ना। तो ये क्या था, याद रखना थोड़ा, ये भारत का है तो पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करते हैं भैया बुद्धि के प्रकार की, ठीक है। दो लोगों ने बुद्धि के प्रकार को बताया, पहला थॉर्नडाइक, दूसरा गैरेट ने। थॉर्नडाइक ने बोला भैया बुद्धि तीन प्रकार की होती है, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ठीक है। अमूर्त का मतलब होता है यार, देखो, जो दिखाई ना दे वो अमूर्त, और जो दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो अमूर्त है, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है, आप देख भी सकते हो, आप छू भी सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए आपके पास कितनी बुद्धि है, हमको दो निकाल के दिखाओ कितनी बुद्धि है, कोई दिखा सकता है क्या बुद्धि? तो बुद्धि क्या है, अमूर्त है। क्यों? क्योंकि हम उसे फील कर सकते हैं लेकिन
पकड़ के देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं भाई जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, मतलब जितने भी भाववाचक संज्ञा होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं, है ना। तो थॉर्नडाइक ने बोला बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, है ना। थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। गैरेट ने बताया बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। या इन्होंने मूर्त, देखो यांत्रिक का मतलब भी स्थूल या मूर्त ही होता है, ठीक है। तो गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की थी, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार थी, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। यांत्रिक का मतलब हुआ, इन्होंने बताया जो व्यक्ति ज़्यादा मशीनों का प्रयोग करता है, ठीक है, ज़्यादा उपकरणों का प्रयोग करता है, उसके पास यांत्रिक बुद्धि होती है। जैसे कि जितने भी इंजीनियर होते हैं ना, वो मशीन का काम करते हैं, जितने भी कारीगर होते हैं वो मशीन का काम करते हैं, ठीक है। और जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारी आपके गेहूं का भाव कैसे लगाते हैं भैया? गेहूं को देख के लगाते हैं ना। तो ये क्या है, मूर्त है ना, देख के लगा रहे हैं भाई। भाव कैसे लगा रहे हैं? देख के लगा रहे हैं। तो इनके पास क्या है, मूर्त बुद्धि है, ठीक है। क्या है? मूर्त बुद्धि है। ओके, बात समझ में आ रही? क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो कोई इंजीनियर है, आपकी गाड़ी सही करेगा, तो गाड़ी वो देख के डिसाइड करेगा भाई आपकी गाड़ी में क्या पंचर है, क्या खराबी है, उसे देख के सही कर रहा है ना। तो उसके पास कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है, ठीक है। कोई भी व्यापारी है, आपका गेहूँ खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है ना, तो चावल को हाथ में देख के देखेगा भाई तुम्हारे चावल कैसे हैं, बासमती वाले हैं कि नहीं हैं, अच्छे हैं कि ख़राब बराबर सड़े गले, उसी के आधार पे वो आपको पैसे देगा ना। तो इन लोगों के पास क्या होता है, मूर्त बुद्धि होती है। और वैसे भी ज़्यादातर मूर्त बुद्धि उन्हीं के पास होती है जो यंत्र के प्रयोग के द्वारा बुद्धि का वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं यांत्रिक बुद्धि के द्वारा। इनका ऐसा मानना था, ठीक है। अब बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की। तो अमूर्त मतलब आपसे ऐसे 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, बताओ नेता, दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार, किसके पास जो है सामाजिक बुद्धि होगी। वैसे तो आपका यूपी टेट क्वेश्चन में इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो लोग केवीएस वगैरह देते हैं ना, उन लोगों में आ जाता है इतने डीप क्वेश्चन, है ना। तो उनके लिए है अमूर्त बुद्धि ज़्यादातर दार्शनिक के पास होती है, वैज्ञानिक के पास होती है, ठीक है। मतलब जितने भी वैज्ञानिक होते हैं ना, वो तर्क के आधार पर चिंतन करते हैं, संकल्पना करते हैं। तो क्या हुआ, उनके पास अमूर्त बुद्धि होती है। जितने भी चित्रकार हैं भाई, वो पहले सोचेंगे कि हमको चित्र कैसे बनाना है, ठीक है। अपने माइंड में एक मैप लाएंगे, है ना, किस पे बनाना है, लोग पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, ऐसा ना हो कि बनाने के बाद कोई वैल्यू ही ना करे, है ना। तो ये जितने भी वैज्ञानिक, दार्शनिक, चित्रकार होते हैं, कलाकार होते हैं, इनके पास क्या है, अमूर्त बुद्धि होती है। और जितने भी नेता मंत्री होते हैं जो समाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, उनके पास क्या होता है, सामाजिक बुद्धि होती है, ठीक है। अभी हमारा बुद्धि का टॉपिक ज़रा सा और बचा है, बस आधा पेज और बचा है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर भी करते हैं जस्ट अभी, ठीक है। आप लोग कहीं मत जाना, इसके क्वेश्चन आंसर भी अभी कर लेते हैं, जिससे आपका ये कंप्लीट ही हो जाए, है ना, आपको पता चल जाए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं हम अपना सीडीपी का क्वेश्चन आंसर। देखिए हमने क्या किया है कि मतलब हमने बुद्धि के टॉपिक को पूरा ख़त्म कर ही लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं जिससे ये आपका टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? देखिए पूरी आप लोग क्लासेज करना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपके सर पे लगा हुआ है, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप लोग पूरी मेहनत से पढ़ लीजिए, अपना जी जान लगा दीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए और मुझे भी सुनने में अच्छा लगे। क्योंकि मुझे अगर कोई भी जो चीज़ है ना मोटिवेट करती है, तो यही, जब बच्चा मुझसे आकर बोलता है मैम मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मैम मेरा भी एग्ज़ाम निकल गया, तो ये मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, ठीक है। और इसीलिए मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था?
है ना। तो थॉर्नडाइक ने बोला था कि बुद्धि बहुत सी कारकों से मिलकर बनी है, कोई एक या दो फैक्टर से मिलकर बुद्धि नहीं बनी होती है, बुद्धि बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, तो किसका किसका सही हुआ है ज़रा बताना आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि शब्द के जनक कौन है? बताइए आप लोग, ये अभी मैंने पढ़ाया है आपको, जस्ट अभी पढ़ाया है। बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? अभी कोई कहेगा टर्मन है, कोई कहेगा बिने है, कोई कहेगा गिलफोर्ड है। ज़रा बताइए आप लोग कौन कौन है, सही आंसर किसका है? आप लोग ज़रा कमेंट करके बोल भी देना जिनका सही आंसर है। मतलब जिनका सही है ना वो लोग सीरियसली पढ़ भी रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं जितना डीप में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इट मीन्स आप भी उतनी ही मेहनत करो ना, तो आप न जाने कहाँ पहुँच जाओगे, है ना। तो अगर हम बुद्धि लब्धि शब्द के जनक की बात कहेंगे, देखो पहला सफल बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बिने साइमन ने किया था, हम सबको पता है, क्योंकि उसके पहले बुद्धि का आधार ही नहीं था कुछ। लेकिन उनका परीक्षण का आधार क्या था? मानसिक आयु था ना बच्चे। क्या था उस परीक्षण का आधार? मानसिक आयु। लेकिन अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करेंगे ना, तो बुद्धि लब्धि का शब्द का जनक किसने किया था? स्टर्न और कुहलमैन ने। ठीक है, किसने किया था? स्टर्न और कुहलमैन ने। तो स्टर्न तो है ही है ना, विलियम स्टर्न तो आपको दिख ही रहा है ना, इन्होंने किया था। और इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था, बुद्धि लब्धि को आधार बना के क्या दिया था? आधा फार्मूला दिया था, जिसको बाद में टर्मन ने पूरा किया था। इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इतना करके छोड़ दिया। ठीक है, पूरा किया नहीं। तो पूरा किसने किया था? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन? टर्मन ने किया था ना। टर्मन कहाँ के थे? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक टीचर थे, राइट, अमेरिका में। ठीक है, तो ये बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन था? विलियम स्टर्न और कुहलमैन। और इन्होंने ही क्या किया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया था, आधा अधूरा सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा बताओ, आपको समझ में आता है मैं पढ़ाती हूँ कि नहीं है, या फिर मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ? बुद्धि लब्धि शब्द को किसने पूरा किया था? अब ये दो तीन बार तो आ ही जाएगा। हाँ, हमारे इतने अच्छे लोग हैं जो बनाते हैं। एक बालिका की मानसिक आयु, अब देखो उसी सूत्र से क्वेश्चन आने लगे। एक बालिका की मानसिक आयु भाई 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है। बुद्धि लब्धि निकालो, मैंने क्या सूत्र बताया था, निकाल के बताओ भाई। रजिस्टर पेन लेके बैठा करो, ठीक है। तो क्या है, क्या हुआ इसमें? मानसिक आयु कितनी है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है? 10 बटे वास्तविक आयु कितनी है? 8 गुणे 100, ऐसे करके निकाल लो। 1000 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, इतनी मैथ तो मुझे भी आती है भाई, मुझे तो मैथ आती नहीं है, लेकिन इतना तो करना आता है ना। 8 एक कम 8 हो गया, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 5 40, कितना आंसर आया? 125 आंसर आ रहा है आपका, है ना। तो ऐसे निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले देखें वही होगी, नहीं वो नहीं। एक बालक की मानसिक आयु क्या है? 6 से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई। मतलब मानसिक आयु उसकी कितनी है? 8 वर्ष है, और वास्तविक आयु 10 वर्ष। उसको किस श्रेणी में रखेंगे आप? मानसिक आयु भैया कितनी है? पहली बात, मानसिक आयु हो गई 8, ठीक है। वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है, ठीक है। अब उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है, करो आप। अब क्या है? 800 बटे कितना हो गया? 10, है ना। 800 बटे 10 कितना आ गया? 80। अब 80 आया ना, इसकी बुद्धि लब्धि 80 आ रही है, ठीक है। तो जेम्स TPP वाला सूत्र आप याद करो, उसमें मैंने क्या बताया है? जे का मतलब जड़ बुद्धि, ठीक है। तो 71 से कम वालों की जड़ बुद्धि हो गई। जे के बाद क्या आएगा? ए अल्प बुद्धि, ठीक है। अल्प बुद्धि में क्या हुआ? अल्प बुद्धि में जे रुक जाओ एक मिनट, हाँ जेम्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि अल्प बुद्धि वाला कितना हो जाएगा आपका? 71 से 80 के बीच में आ रहा है, तो आपका अल्प बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्प बुद्धि तो यहाँ पे है ही नहीं भाई, ठीक है। अल्प बुद्धि, तो ये अल्प बुद्धि और मूढ़ बुद्धि वही तो है,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 71 से 80 के बीच, बिल्कुल ही मतलब मंद से भी कम है अल्प वाला, है ना, तो इसे मूड भी बोल देते हैं, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन है? पहली बात तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण सैनिकों में हुआ था ना, तो भैया सैनिक सैनिक क्या एक ही सैनिक रहता है क्या आर्मी में? बहुत सारे सैनिक रहते हैं ना, तो आर्मी का मतलब क्या है? आर्मी का मतलब ही हो गया क्या बहुत सारे सैनिक होंगे, और भैया बहुत सारे सैनिक होंगे तो क्या होगा, एक समूह होगा ना। तो आर्मी परीक्षण क्या था? समूह परीक्षण था, सामूहिक बुद्धि परीक्षण था ना। लेकिन मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम जो आर्मी अल्फा परीक्षण हुआ था वो क्या था? वो तो शाब्दिक परीक्षण था, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका के जो लोग मतलब मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि हम केवल पढ़े लिखे सैनिकों को भेजेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, घमासान युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और सैनिकों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई, फिर तो हवा टाइट हो गई, फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब तो पढ़े लिखे और अनपढ़ को दोनों को भेजते हैं ना। तो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था? बीटा वाला था ना, ये बाद में किया गया था बीटा वाला, ठीक है, और इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों थे, है ना। तो ये यही कौन सा था? ये अशाब्दिक था, आपसे अशाब्दिक ही तो पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट के क्वेश्चन है, जलोटा ने परीक्षण दिया था, ठीक है, प्रोफेसर जलोटा ने परीक्षण दिया था भाई। प्रोफेसर जलोटा ने 1951 में एक परीक्षण दिया था, कौन सा परीक्षण था इनका? सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, देख लेना भाई इनको भी, ठीक है, सबको बराबर महत्व देना चाहिए, ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो जलोटा बुद्धि परीक्षण कौन सा था? सामूहिक था, है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक पूछ लेता है ना, तो ये सामूहिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलफोर्ड के बुद्धि, अच्छा अब तो आपको छुपाना पड़ेगा, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कौन सा आयाम नहीं था? ठीक है, कौन सा आयाम नहीं था भाई? गिलफोर्ड वाली बुद्धि में कौन सा आयाम नहीं था? वैसे अभी ये मैंने नहीं पढ़ाया है, आपको एक पेज अभी और मिलेगा नोट्स, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। तो देखो, पहली बात तो ये विशिष्ट तत्व किसका है? ये गिलफोर्ड का है? ये नहीं, ये तो है स्पीयरमैन का ना, है ना। तो स्पीयरमैन ने क्या बताया था, बुद्धि दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? जी और एस फैक्टर। जी का मतलब जनरल फैक्टर या सामान्य फैक्टर, और एस का मतलब स्पेशल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट फैक्टर। सामान्य फैक्टर वो होता है जो हम अर्जित करते हैं, सॉरी, जो हमें जन्मजात मिलता है, और विशिष्ट फैक्टर वो होता है जो हम समाज में अर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये विशिष्ट वाला किसका है? स्पीयरमैन का है ना, यही गलत हो जाएगा। बाकी तीनों गिलफोर्ड के हैं, ये तीनों गिलफोर्ड के हैं, और ये वाला स्पीयरमैन का था, इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि क्या है, हमने स्पीयरमैन का तो पूछा नहीं, हमने तो गिलफोर्ड के मॉडल का पूछा है, ठीक है। आया समझ में आपको? अच्छा बताओ, समझ में आया ना? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्पीयरमैन का है भाई। कोई चीज़ मेरी है, ठीक है, अब उसे आप लोग कह दो नहीं, आपके पास 3 चीज़ें हैं और उनमें से एक चीज़ मेरी भी है कोई, है ना। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसमें कौन सा आपका नहीं है? अब जो मेरी वाली है ना, वो तो मेरी ही रहेगी ना, वो थोड़ी ना आपकी हो जाएगी, है ना। आपसे तो आपकी वाली का पूछ रहे हैं, तो इसीलिए गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत, ठीक है, अगर हम बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की बात करेंगे ना, तो किसने दिया था भाई? समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, थर्टन ने नहीं दिया था, थर्स्टन ने दिया था। ऐसे लिखते हैं थर्स्टन, महान लोग हैं लिखने वाले, ठीक है, थर्स्टन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, हमसे इधर तो मुझे भी नहीं लिखता, है ना। तो थर्स्टन ने दिया था बुद्धि का कौन सा? समूह कारक सिद्धांत, ठीक है। तो ये 2 वाला सही हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? हैं, कौन सा सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने बताया था भैया, बुद्धि हमारे पास कोई 1-2 कारकों से मिलकर नहीं बनी होती है ना, बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी होती है, बहुत सी बुद्धि होती है। किसी को डांस करना आता है तो खाना बनाना भी आता है, किसी को खाना बनाना भी आता है, डांस करना भी आता है, तो क्रिकेट खेलना भी आता है, किसी को क्रिकेट खेलना भी आता है, खाना बनाना भी आता है, तो वो क्या कर लेता है, वो सिंगिंग भी कर लेता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास एक ही बुद्धि हो मेरी तरह, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या, वो मैंने एक एग्जांपल दिया था सुशांत सिंह राजपूत ने,
वो एक अच्छा क्या था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उसने टॉप किया था इंजीनियरिंग में, कोई रैंक आई थी उसकी। बाद में वो एक्टर बन गया, ठीक है, एक्टर बन गया और छा गया एक्टिंग में, ठीक है। अब तो खैर वो है नहीं। उसके बाद जब उसने धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर मूवी बनाई थी ना उसने, तो उसने जब वो बैटिंग की थी ना, तो सचिन देख के कह रहा था, सचिन, उन्होंने बोला था, सचिन जो क्रिकेटर हैं, महान क्रिकेटर है हमारे इंडिया के, तो उन्होंने देख के बोला था सुशांत सिंह राजपूत को कि इसकी बैटिंग देख के मुझे लगा कि धोनी खेल रहा है ना। तो मतलब कोई कोई होता है ना बहुत ज़्यादा, मतलब सारे टास्क बहुत ही बेस्ट तरीके से खेलता है, लाइफ का हर गेम ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलता है। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल लोग होते हैं। तो थांडाइक ने बोला था ना कि बुद्धि कोई एक कारक से मिलकर नहीं बनी होती है, बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास केवल एक ही टाइप की बुद्धि है, मैं केवल पढ़ा सकती हूँ और कोई बुद्धि नहीं है मेरे पास। हाँ, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, बाकी मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम अच्छा खाना बना लेती हैं, या मैम गाना गा लेती हैं, या मैम कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ पढ़ाने के अलावा। हाँ, ये मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं मतलब तो किसी भी तरीके से अगर आपको लर्निंग करानी है, समझाना है, पढ़ाना है, तो वो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिमत्ता का संबंध है, बताइए ज़रा, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? चिंतन से है, ठीक है। चिंतन से तो भाई आप सोच नहीं सकते हो, कल्पना शक्ति आपके पास नहीं है, तो क्या आपके पास बुद्धि है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बुद्धिमत्ता का संबंध केंद्रीय चिंतन से होता है। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी चिंतन से होती है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे आयामों से अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हो ना, तो आपके पास क्या है? आप सारी चिंतन है, बुद्धि है। सृजनात्मकता, बुद्धिमत्ता का संबंध क्रिएटिविटी से होता है, सृजनात्मकता से होता है, तो सभी सही है ना, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ओके, ये सही हो जाएगा। विशिष्ट बालक का संबंध होता है। विशिष्ट बालक, देखो, विशिष्ट बालक का संबंध होता है शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, खेल से। देखो, इन तीनों से तो विशिष्ट बालक का संबंध होता नहीं है। विशिष्ट बालक का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति का पिछड़ जाना, चाहे वो बुद्धि से पिछड़ जाए, चाहे वो वातावरण से पिछड़ जाए, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति से, किसी भी तरीके से वो क्या है, पीछे है, ठीक है। विशिष्ट बच्चों में वैसे पीछे वाले भी आते हैं, मतलब जो बहुत प्रतिभाशाली हैं वो भी आते हैं, और जो अविकसित होते हैं वो भी आते हैं, दोनों प्रकार के बच्चे आते हैं, है ना। तो विशिष्ट का मतलब क्या है? सामान्य के बच्चे नहीं आते हैं। जब हम विशिष्ट की बात करेंगे ना बच्चे, तो उसमें सब आ जाएंगे, सामान्य बच्चों को छोड़ के, नॉर्मल लोगों को सब छोड़ के सब आ जाएंगे। मान लो जैसे कोई बच्चा विकलांग है, ठीक है, किसी बच्चे की बुद्धि कम है, ठीक है, किसी बच्चे को दिखाई कम देता है, वो सब आ जाएंगे विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत। किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ तर्राक है, प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है, वो भी विशिष्ट में आ जाएगा, क्योंकि तब वो विशिष्टता उसका गुण है, ठीक है। अब वो उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके अंदर कोई कमी है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? विशिष्ट हो गया। कोई गुण है तब भी वो विशिष्ट हो गया। लेकिन जो सामान्य बच्चा होता है वो कभी भी विशिष्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जब हम विशिष्ट की बात करते हैं ना, तो अच्छा बुरा दोनों आ जाता है। मतलब अच्छा क्या, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, बच्चे में, जैसे कि बोलने में प्रॉब्लम होना, कोई विकार होना, चल नहीं पा रहा है, विशिष्ट है, ठीक है, पिछड़ा हुआ है, विशिष्ट है, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, तब भी विशिष्ट है, तब तो उसका गुण ही हो गया वो, है ना। लेकिन विशिष्ट बच्चों की जब हम बात करेंगे तो सामान्य को हटा देंगे, बाकी सारे को ले लेंगे, ठीक है। तो विशिष्ट बालक का संबंध काहे से हुआ? इसमें ना तो शिक्षा से, मतलब इसमें बुद्धि क्या होता है, बुद्धि से, विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि से होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है भाई? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणे 100, भैया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है, बताओ कितनी होती है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि? मैंने आपको टेबल लर्न कराई है ना, अब आप बताओ। अभी आपको याद करना पड़ता, मतलब वो वाला जिसने सूत्र याद किया है, जेम्स TPP निकाल के बता दोगे।
आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, सॉल्व किया करो, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो जेम्स TPP निकाल लो भाई, JAMS 71 से कम है तो जड़ हो जाएगा, ठीक है। 71 से कम जड़, 71 से 80 क्या हुआ, अल्प, ठीक है। 81 से क्या है 90 तो मंद हो जाएगा, और 90 से 91 से 110 है तो क्या हो जाएगा, 110 सामान्य हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 91 से 110 के बीच में आ रहे हो तो आपके पास क्या है, सामान्य बुद्धि है, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा। सामान्य बुद्धि का पूछ रहा, वो वाली टेबल आपको बहुत काम करेगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तभी मैंने वो आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बताओ जरा, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? भाई बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता एक ही व्यक्ति हैं, विनय साइमन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पहले तो बुद्धि लब्धि मापन का कोई आधार ही नहीं था ना, शुरुआत किसने की थी, विनय साइमन ने की थी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी बात की जाए बुद्धि लब्धि शब्द के जन्मदाता या जिन्होंने बुद्धि लब्धि को आधार माना, तो स्टर्न को हलमैन लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो विनय साइमन ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखते हैं कि एक छात्र बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उससे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, अच्छा, वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से उसे प्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित कर देंगे कि वह बुद्धिमान है। इससे कोई फ़ायदा मिलेगा? आप उसके अभिभावकों को बता दो कि वो बुद्धिमान है। एक टीचर के नाते ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल ही बकवास लग रहा है ना, ये तो सही है ही नहीं, ठीक है। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, ठीक है, रह सकते हैं, उसे अधिक गृह कार्य देंगे, वो बुद्धिमान है इसीलिए आप उसको अधिक गृह कार्य दे दोगे, ये कहाँ की बात हुई। वह मतलब एक बच्चा बुद्धिमान है ना, तो आप क्या करेंगे, वो अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सके, और ज़्यादा निखार कर सके, और ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा हो सके, उसके लिए उसे क्या करेंगे आप, प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो यही सही है ना, बाकी सब गलत है ना। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो भैया अशाब्दिक काहे पे किया जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अनपढ़ों पे किया जाता है, अशिक्षित पे किया जाता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते उन पे जर्नली किया जाता है। हाँ, दोनों प्रकार में कर सकते हैं, शिक्षित अशिक्षित दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली किस पे किया जाता है, अशिक्षित लोगों पे ना, क्योंकि हमारा जो शिक्षित वाला है वो तो किस पे हो गया, वो किस पे हो गया, मतलब शाब्दिक वाला वो शिक्षित पे हो गया, तो अशाब्दिक किस पे होगा, अशिक्षित पे होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? भाई एक शिक्षार्थी अलग अलग तरीके की, एक टीचर क्या करती है, अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से लर्निंग कराती है, ठीक है, तो वो क्या है, किससे प्रभावित होगी, हैं किससे प्रभावित होगी ज़रा बताइए? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, ठीक है। किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों की बुद्धि औसत होती है, कुछ लोगों की बहुत कम होती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, प्रतिभाशील होती है, और कुछ लोगों की मंद होती है। तो यह कथन क्या स्थापित कर रहा है? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं को, ठीक है, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर, लैंगिक कुछ नहीं होता है, ठीक है, बुद्धि का लैंगिक पे तो प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ओके। तो ये तो हो जाएगा गलत, बुद्धि का लैंगिक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बुद्धि की वृद्धि का इस पे कोई मतलब नहीं बन रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं भाई, कोई बहुत ज़्यादा तेज है, कोई बहुत ज़्यादा धीमे है, कोई सामान्य है, तो ये क्या है, ये तो बुद्धि का वर्गीकरण है ना, वितरण है जो तरमन ने माना है कि भाई आप इस बुद्धि के अंतर्गत आते हो तो आप क्या हो, आपके पास ये बुद्धि लब्धि है तो आप इसके अंतर्गत आते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धि को उन्होंने बांट दिया, वितरण है ये बुद्धि का, ओके। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता है। भैया जब हम पशुओं को, पेड़ों को, पौधों को, इन सबको पहचानेंगे तो हमारे पास कौन सी बुद्धि होगी भाई? प्रकृति से संबंधित बुद्धि है ना, तो प्राकृतिक होगी, ठीक है, तो प्राकृतिक ही सही है ना, तो प्राकृतिक बुद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो खेल खेल में सब खत्म हो गया हमारा सारा, मतलब सब क्या खत्म हो गया, हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है।
पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। अच्छा जी, ठीक है, सही हो सकता है। अच्छा, सही है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। भाई पुरुष जो हैं महिलाओं से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है ना कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता है क्या? कोई बताओ ज़रा, आप में से जितनी औरतें या लड़कियां पढ़ रही हूँ, ऐसा होता है क्या? है, मैं किसी भी पुरुष से कम बुद्धिमान दिखती हूँ आप लोगों को? मजाक कर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बातें भी कोई करता है ना तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है ऐसा व्यक्ति, है ना। क्योंकि बुद्धि का भाई जेंडर से कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। बुद्धि ये नहीं देखती कि आप कौन से जेंडर हो, है ना, फीमेल हो या मेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बुद्धि ये नहीं देखती आप SC ST OBC या जर्नल हो, EWS, ये भी नहीं देखती। बुद्धि ये नहीं देखती आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, है ना। तो ना तो बुद्धि जाति देख रही है, ना धर्म देख रही है, ना जेंडर देख रही है, कुछ भी नहीं, ना कोई समुदाय देख रही है। तो बुद्धि का इन सब चीज़ों पे भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये लोग जो बोलते हैं ना इधर उधर फालतू की बातें बकवास करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर मतलब हमारा पुरुष प्रधान देश है ना, तो अपने आप को सर्वोच्च साबित करने के लिए कभी कभी लोग ऐसे भाषण देते हैं। ज़्यादातर नेता मंत्री ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या, ऐसे लोग क्या दर्शा रहे हैं? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? ठीक है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ठीक है, सही है। यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है, भैया बिल्कुल 100% सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है, 100% सही है, ठीक है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील की विशेषता है। भैया बुद्धि स्थायी और अपरिवर्तनशील नहीं रहती है, बुद्धि परिवर्तित होती रहती है। अभी मैंने समझाया, आप बूढ़े हो जाओगे तो इतनी बुद्धि नहीं रहेगी, आपकी बुद्धि घट जाएगी। ज़रा बूढ़े लोगों को देखो, कितने तेज़ तर्राक होते हैं, कितने स्मार्ट होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जब ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं ना तो उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है एक टाइम पे। तो वो क्या है, बुद्धि परिवर्तित होती रहती है ना, है ना। तो डी सही, डी गलत है, बाकी सब हमसे गलत पूछा जा रहा है, सही थोड़ी ना पूछा जा रहा है। हाँ, तो हो गया ना सारे क्वेश्चन, अभी भी हैं। अच्छा जी, ये भी आ गए। कौन सा कथन सही है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। अच्छा, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। अच्छा जी, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, लड़के लड़कियों से बुद्धिमान नहीं होते हैं, ठीक है। और लड़कियां भी लड़कों से बुद्धिमान नहीं होते, सब बराबर होते हैं भाई। पहली बात तो बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है कौन लड़की कौन लड़का, ये बात मैं कितनी बार बताऊं। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं ये भी सही नहीं है। भाई बुद्धि का जब लिंग के साथ कोई संबंध ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि लड़कियां ज़्यादा बुद्धिमान हैं या फिर लड़के ज़्यादा बुद्धिमान हैं? बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, यही कथन सत्य है, बाकी सब लोग बकवास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ख़त्म हो गए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच यार, बहुत पढ़ा लिया आज, एकदम कंटिन्यू पढ़ा ही रही हूँ उतनी देर से। अच्छा, तो आप लोग बताइए अच्छे लगे क्वेश्चन कैसे थे, और जो मैंने लेक्चर कराया है अभी वो आपको कैसा लगा है? आपको अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। और भाई यार एक बार आप लोग शेयर कर दिया करिए, मेरे कहने से हर ग्रुप में शेयर कर दिया करिए कि हाँ ये मैम है और ये पढ़ाती हैं। अच्छा बुरा जो भी समझ में आता है वो आप कह सकते हो कि मैम ऐसा ऐसा पढ़ाती हैं। अगर अच्छा पढ़ाती हैं तो आप अच्छे ही बताओगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको तो फिर आप वैसा ही बताओगे ना जो आपका दिल कहता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। अब अच्छा बताइए या बुरा ये आपके हाथों में है, ठीक है, लेकिन शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।